हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैंपल पेपर 5 के क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर and then a slab of glass of thickness 3 cm and refractive index 1.5 is placed over the mark. Okay, ये मार्क है यहाँ पर और इस पे ग्लास स्लैब रख दिया और यहाँ पर जो है उसका माइक्रोस्कोप है। ये माइक्रोस्कोप है। जब ग्लास नहीं था तो ये एडजस्ट था। हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन? पहले फोकस किया हुआ है और फोकस करने के बाद में उसने एक ग्लास स्लैब यहाँ पर रख दिया। तो इसको फिर से फोकस करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ये पूरा का पूरा सेटअप ऊपर करना चाहता है या नीचे करना चाहता है, जो भी है। ये माइक्रोस्कोप को कैसे आगे ऊपर नीचे कितना मूव करेगा? यहाँ पे स्क्रू है, उसे भी ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो वही क्वेश्चन है। तो ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इस माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर दिखेगा? ये ग्लास की वजह से जो अपेरेंट पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट का वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ओ की जगह पर ओ हो जाएगा ये, और ये ओ प्राइम कितना होगा? ये जो शिफ्ट है ये कितना होता है? शिफ्ट, ये जो इमेज का कोई ऑब्जेक्ट जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ से जाना था, इसको सीधा थोड़ा सा इधर बेंड करेगा, क्योंकि अब ये ग्लास मीडियम है, ये एयर है। एयर रेयर मीडियम है तो इससे दूर जाता है, नॉर्मल से दूर जाता है। और ऐसे ही इधर भी करेगा, थोड़ा दूर चला जाएगा तो उसे लगेगा कि ये आ रहा है यहाँ से, कुछ यहाँ से। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ओके, तो इसे लग रहा है कि ये थोड़ा नज़दीक आ गया है, तो उतना ही जितना ये नज़दीक उसे लग रहा है उतना ही उसे और ऊपर मूव करना पड़ेगा। ऊपर मूव करना पड़ेगा, नीचे नहीं, ऊपर मूव करना पड़ेगा। पहली बात, मूव अप। कितना से? इतना से, जितना शिफ्ट किया है। और ये शिफ्ट कितना होता है? शिफ्ट होता है 1 - 1/μ टाइम्स टी। यही शिफ्ट है, या शिफ्ट जो भी आप लिखना चाहो। 1 - 1/μ, म्यू कितना है? 1.5 टाइम टी। ये टी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? 0.5 / 1.5 टाइम्स 3, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। उसे 1 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा वो ऊपर, 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। और ये फार्मूला कहाँ से आता है? आप देख सकते हो कि ये ओ प्राइम जो है एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, इसको सी कहें, सी ओ प्राइम जो वैल्यू है वो होता है, वो कम हो जाता है। और कम कितना होता है? जितना थिकनेस है उसको म्यू से डिवाइड करते हैं तो ये होता है। और तब आप आसानी से निकाल सकते हो कि ओ प्राइम कितना होगा। ये होगा सी ओ माइनस सी ओ प्राइम, और सी ओ टी है और सी ओ प्राइम टी बाय म्यू है। तो इस तरह से ये निकल गया टी इंटू 1 - 1/μ, ये शिफ्ट है। और ये कैसे आया? ये आप रेजिस्टेंस रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ज्योमेट्री से पता चल जाएगा। आपको बस इतना ही जानना है कि यदि ये कोई ग्लास है जिसका म्यू ज़्यादा है तो ऊपर से देखने पर वो थोड़ा उथला दिखता है, सैलो दिखता है, थोड़ा उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम नज़र आता है। यही हाल पानी में भी होता है। पानी में मछली जो है वो हमें लगता है कि जितना नज़दीक है उससे थोड़ा ज़्यादा दूर रहता है। ओके, सो ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। ऐसे मान लीजिए ये है सिंगल स्लिट, 1 स्लिट है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगेंस वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। ये है मिड पॉइंट। तो यहाँ से कहीं पर भी जो इंटरफेरेंस होगा, एक तो ये एज से चलेगा
और एक मिड पॉइंट से चलेगा। ये दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वही डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। आप बोलोगे इससे क्यों नहीं? ये और ये तो दोनों हमेशा फेज में रहेगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ए और ए भी फेज में रहेगा, ये दोनों ही फेज में नहीं रहेगा, ये दोनों एक साथ है। ए और ए इंटरफेयर करेगा, दो तो सिमेट्रिकल लाइट रे जो है वो इंटरफेयर करेगा यहां से, और यहाँ पे ये दोनों सिमेट्रिकल है, ये इंटरफेयर करेगा। सिमेट्रिकल नहीं है मीन्स ये दोनों इंटरफेयर करेगा। यदि यहाँ से 1 मिलीमीटर नीचे तो यहाँ से 1 मिलीमीटर नीचे, ये दोनों जो है सो फिर जाकर इंटरफेयर करेगा। यहाँ वाला जो है इसके साथ इंटरफेयर करेगा, यहाँ से 1 मिलीमीटर ऊपर, यहाँ से 1 मिलीमीटर ऊपर, वो दोनों जाकर इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर करने के लिए दो रे चाहिए, और वो दो रे कैसे मिले? एक यही बेस्ट तरीका है लेने के लिए। और ये दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है जहां पर मिनिमा मिलता है, जैसे ये यहां पर दिखाता है इस तरह से, ठीक है ना, इसमें तो मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट मिनिमा हुआ, एक डेंसिटी घटते चला जाता है, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो खैर ये फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है। और ये मिनिमा जो है यहाँ पर कितना फेज डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वही तो डिसाइड करता है। ये मान लीजिए डी है टोटल, तो ये हो गया आधा d/2, और ये हो गया फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। ये दोनों का ये एक ही, ये जो लाइन है वो बता रहा है कि यहाँ से जितना भी रे जाएगा वो सब का पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस सेम है। तो यही इतना जो पाथ डिफरेंस आया वो हो गया d/2 साइन थीटा। ये एंगल थीटा है और यहाँ पर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ बड़ा करके बना देते हैं, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, ये एंगल थीटा है, ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल भी थीटा हुआ। ये जो है सो d/2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला हो जाएगा d/2 टाइम्स साइन थीटा, और ये पाथ डिफरेंस है d/2 साइन थीटा, ये है पाथ डिफरेंस। और ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा कितना, जहां मिनिमा होता है वहां पर पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2, तो वहां पर λ/2 कॉरेस्पॉन्ड करता है फेज डिफरेंस कितना है, पाई, क्योंकि मिनिमम होना है। याद कीजिए ये एम्पलीट्यूड जो है a1² + a2² + 2a1a2 cos phi, ये मिनिमम कहाँ होगा, जहां फाई 180 डिग्री है, ताकि ये हो जाए माइनस ये वाला 180 का। ये मिनिमम जब फाई 180 डिग्री है, और इसको पाई रेडियन के जो भी कहना, तो यही दो ये रे और यहां से जो रे जाता है वो इंटरफेयर करता है। वैसे ही यहाँ से 1 मिलीमीटर नीचे, यहाँ से भी 1 मिलीमीटर नीचे, वो दोनों जो है सो जाके इंटरफेयर करता है, और पाई रेडियन आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, ये जो है इंसिडेंट करता है, फॉल करता है इस पर। तो फोटो इलेक्ट्रिक कम्स आउट विद वेलोसिटी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका स्पीड क्या होगा, तो ये तो बहुत सिंपल है, hc/λ = phi प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी, ये लाइट उस पर फॉल किया फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर, ये वर्क फंक्शन है, इतना चाहिए इसे निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद जो बच गया एनर्जी वो इसको काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो ये तो बस इतना ही है, लेकिन मेन चीज है इसमें कैलकुलेशन करना, क्योंकि अब ये जो वेलोसिटी पूछ रहा है वो कितना आ गया, hc/λ - phi/m, और इधर 2, ये आपका वैल्यू है पूरा, 2 टाइम्स hc/λ - phi/m। अब m के वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास है, h का वैल्यू आपको पता है, c के वैल्यू आपको पता है, लेकिन ये सभी रखेंगे तो बहुत झमेला होगा। मैं एक अच्छा तरीका ये बताता हूँ कि h और c का वैल्यू जो है, सो h का वैल्यू आपने
H का वैल्यू कितना होता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप जब मल्टीप्लाई करोगे HC तो ये सभी लंबा नंबर आने से अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। HC जो है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। आप इस नंबर को याद रखिए। HC के वैल्यू एकदम सेम है, बस दूसरा यूनिट में है। ये रहता है जूल सेकेंड में, ये रहता है जूल मीटर में। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और न्यूटन मीटर में दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका फाई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसमें से लिखने में फायदा है। चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। SC की जगह पर 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। लैम्डा कितना है, ये नैनोमीटर है तो इसको भी नैनोमीटर में लिखेंगे। 3000 एंगस्ट्रॉम है तो 300 नैनोमीटर है, नैनोमीटर। और ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्वेश्चन में दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नैनोमीटर खत्म हो गया और बाद में मास है जो हम लिख लेंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 4 × 12 - 1 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय मास। ये कितना हो गया 3.14 होता है 14 टाइम्स, ये हो गया 3.14। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम अब जूल में कन्वर्ट करते हैं। 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 है और ये है 9.1 10⁻⁻31 kg। ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये ऊपर जाके 10⁻12 हो गया। और बाकी देखिए कितना आ रहा है, ये 6.28 टाइम्स 1.6 ये 9.1। इसको बाहर करते हैं। ये 16×128 12 16 32 33 44 4 16 96 400 9.1। ये देखिए जस्ट 1 से ज्यादा है, बस 1 से थोड़ा ज्यादा है। उसका स्क्वायर रूट भी 1 से कुछ ज्यादा होगा, 1.012 समथिंग लाइक दैट। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, ये नंबर देखिए इतना मीटर पर सेकेंड। यही आंसर आपका हो गया 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये तो पता ही है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम कितना होगा, पहले एनर्जी देखते हैं। टोटल एनर्जी वो कितना होता है -13.6 बाय n² टाइम्स Z²। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसने बोला हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए Z होता है 1। तो एनर्जी कितना हो गया उसका फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में n=1 में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी दीजिए, ये चला जाएगा इन्फिनिटी में जहाँ पे एनर्जी ही 0 है। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इतना ही लेकिन प्लस में, ताकि टोटल एनर्जी हो जाए 0। तो इलेक्ट्रॉन चला गया इन्फिनिटी में जहाँ पर कि टोटल एनर्जी 0 होता है। इसी को कहते हैं आयनाइजेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दीजिए कि यहाँ इसके जो न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र से उसका इन्फ्लुएंस जो एरिया है वहाँ से कंप्लीट गायब हो जाए। तो ये हाइड्रोजन एटम था। अब बात है हीलियम एटम का। हाइड्रोजन एटम का तो उसने बता ही दिया कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए Z2 है। अब कितना होगा E1 -13.6 बाय n तो 1 ही रहेगा, और Z2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13×52 और 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, हमें कितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा जो कि इसके न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र से कंप्लीटली गायब हो जाए। इसको 0 बनाना है, माइनस है तो हमें देना पड़ेगा प्लस में। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम देंगे तो वो चला जाएगा। यही इसका आयनाइजेशन एनर्जी है 15.4 इलेक्ट्रॉन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बाय ऐसे करके दिया हुआ है। देखिए क्या हो रहा है, ये एटॉमिक नंबर जो है बढ़ गया। ये क्या निकला, ये इसका मास दे रहा है, कोई मास नहीं है लेकिन चार्ज है -1 चार्ज, और ये एंटी न्यूट्रॉन है। ये कौन सा फ्यूजन है, फिशन है, बीटा डीके है, गामा डीके है, क्या है? ये तो बीटा पार्टिकल है ना। बीटा पार्टिकल है क्या, इलेक्ट्रॉन।
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हर जगह नहीं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है देखिए, ये जो है सो सेम है, न्यूक्लियॉन्स सेम है, मास नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन प्रोटॉन बढ़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब एक न्यूट्रॉन जो है वो बन गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन देखिए यहाँ पर चार्ज 0 है, यहाँ चार्ज +1 है, तो माइनस चार्ज कुछ देना पड़ेगा, वही है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज माइनस है, और मास, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, यहाँ 0 दिखा देते हैं क्योंकि इसका कंपैरिजन में इसका मास कुछ नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर हम मास नहीं दिखाते, यहाँ पर मास नंबर दिखाते हैं, और मास नंबर जो है सो प्रोटॉन का मास है या इलेक्ट्रॉन का, नॉट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है, और ये तो इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसका मास नहीं है, कुछ मास नंबर यहाँ दिखा रहा है। और इसके साथ में ये अकेला नहीं निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल नहीं है, तो एक एंटी पार्टिकल चाहिए, वो होगा एंटी न्यूट्रिनो, एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल, ये है न्यूट्रिनो। ये ऐसे करके निकलता है, ये वही रिएक्शन है। तो न्यूट्रॉन जो है सो बन गया प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और तब जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कहते हैं बीटा पार्टिकल, ये बीटा डीके। गामा डीके में जस्ट रेडिएशन निकलता है, एनर्जी निकलता है। फिशन में फिशन में एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, जैसे यूरेनियम 235, ये जो है सो क्रिप्टॉन और जेनॉन में टूट जाता है, दो छोटा छोटा में टूट जाता है, ये होता है फिशन। इसका साइज ऑलमोस्ट दोनों का सेम होता है, हाफ हाफ। और फ्यूजन, दो को छोटा छोटा ले लो और वो बन जाएगा एक बड़ा सा, फ्यूज कर लिया। जैसे ये हाइड्रोजन जो है बन के दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बन जाए, या एक हाइड्रोजन हीलियम मिलके लिथियम बन जाए, इसे ये सारे रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं। ये डिफरेंट तरह के जो एटम्स बनते हैं स्टार्स में, सूरज में, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। Anyway, next question 26. If a full wave rectifier circuit is operating from 50 Hz, the fundamental frequency in the ripple will be, fundamental frequency कितना होगा रिपल में? तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं, ये है वोल्टेज और यहाँ पर हम बना रहे हैं एसी वोल्टेज, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ये टाइम के साथ है। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, एसी सप्लाई है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब डायरेक्शन सोर्स सीधा करना, रेक्टिफाई कर देता है। यहाँ पर डायरेक्शन पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं, जस्ट पॉजिटिव रहने देते हैं। यहाँ से यहाँ तक निगेटिव और पॉजिटिव में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला बचेगा केवल हाफ वेव रेक्टिफायर में, निगेटिव वाला बचता नहीं है, निगेटिव में शांत रहता है। यहाँ पर मिला करंट, यहाँ करंट नहीं है, इतना देर तक शांत है, फिर करंट है, फिर शांत है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका यदि फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो इसका भी न्यू नॉट है, और इसका यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर इधर से आया, इसको भी कर दिया। ये ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे तो इसका एक वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका एक वेव यहाँ से लेकर यहीं तक है ना, क्यों यहाँ से यहाँ रहेगा? इसका एक वेव में इसका दो वेव हो गया, 1 2, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है, जबकि इसके लिए ये एक वेव ये हो गया, ये दूसरा वेव हो गया। तो यहाँ पर जिसका फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू नॉट। इस केस में आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक हमें एक लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है सो एक लेना पड़ेगा, इसी के जैसा चल रहा है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। आधा टाइम तक करंट देगा, आधा टाइम तक शांत रहेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी है एसी सप्लाई के फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाता है, 50 है तो 100 हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लॉजिक गेट से क्वेश्चन है। द सर्किट डायग्राम शोन हियर कोरिस्पोंड्स टू द लॉजिक गेट
कौन सा लॉजिक गेट, 4 लॉजिक गेट दिया हुआ है, कौन सा है देखिए ध्यान से इसको, और चाहो तो आप ए बी और इधर आउटपुट ए सो बना सकते हैं। लॉजिक ट्रूथ टेबल बना सकते हो, और ट्रूथ टेबल बना के बता सकते हो कि क्या है, और नहीं तो अगर ट्रूथ टेबल को भी बता सकते हो। देखिए क्या हो रहा है, बल्ब है, एलईडी बल्ब है, ये चल रहा है, अभी चल रहा है। जब ये दोनों ही स्विच ये 0 मतलब कि ऑफ है, ये अभी भी ये भी ऑफ है, और इसमें कनेक्ट करेंगे तो ऑन हो गया, तो ऑन को ऑफ मतलब 0 और ऑन मतलब 1। तो अभी दोनों 0 है, इधर यहाँ पर 6 वोल्ट है, ये ग्राउंडेड है, 0 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट से 0 वोल्ट इधर होके चलेगा, इधर तो कनेक्शन ही नहीं है, और जब इधर से होके चलेगा तो एलईडी बल्ब जलेगा, ये ग्लो किया मतलब हमें 1 मिला। अभी दोनों 0 है, ये और बी, और ये हमें 1 मिला। अब मान लीजिए हम एक को कनेक्ट कर रहे हैं, एक को, 2 को नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, एक को जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये 6 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, इधर रेजिस्टेंस है लेकिन इधर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना। ये 6 वोल्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो जल नहीं जाएगा, ये संभाल लेगा, लेकिन करंट इधर से निकल जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कुछ रेजिस्टेंस है इसमें, इस बल्ब में, और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला ही नहीं, तो इस रास्तों को फॉलो करेगा, तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा और इधर करंट जाएगा ही, मतलब बल्ब ये जलेगा ही नहीं, 0। सेम सिचुएशन यहाँ पर देख सकते हैं, वो ये यदि कनेक्ट कर दिए, ऑन कर दिए तो भी सारा करंट इधर से निकल के जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसको ऑन किए, ये ऑफ है या दोनों ऑन है, कुछ भी हो, एक ऑन हो या दोनों ऑन हो, सारा करंट इधर से निकल के जाएगा, इसमें करंट नहीं आएगा। मतलब ये दोनों में यदि कोई भी एक ऑन है, कोई भी एक ऑन है तो इसमें करंट नहीं जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट है। तो इसका जलने के लिए क्या है, इसका आउटपुट 1 आने के लिए क्या है, ये दोनों ही गायब रहे, दोनों ही ऑफ रहे, माने दोनों ही ऑफ है तभी ये चलेगा। ये कौन सा सर्किट ऐसा काम करता है, और करता है, और में क्या करता है, ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, केवल ये 0 रहता और नहीं है। एंड में ये दोनों में 1 होता, नैंड में एंड का उल्टा, तो एंड में क्या है कि ये दोनों 1 है तो ये 0 हो गया, ये देखिए 0 है तो ये 1 होता, तो भी नहीं। नॉर है, और का उल्टा, नॉर मतलब नॉट प्लस और देख लीजिए फिर नॉट लगा लीजिए, ये वही है, और का उल्टा है, और में ये तीनों 1 है, ये उसका उल्टा है। और देखेंगे आप यहाँ पर a प्लस बी, और को ऐसे लिखते हैं 0 0 0 1 1 1, इसी का जस्ट कंप्लीट उल्टा है, तो ये नॉर गेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से है। ये रिवर है, स्विमर है, ये रहा रिवर, एक इंड इधर है, एक इंड इधर है। स्विमर यहाँ से स्टार्ट करता है और जाना चाहता है, हम इधर जाएंगे, वो इधर जो है सो यहाँ से 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री। ये पर्सन स्विम्स इन ए रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट, ये ए है, यहाँ पहुँचना चाहता है। अब यदि इधर ये मूव करके स्विम करे तो चूंकि फ्लो पानी इधर बह रहा है तो पानी उसको पुश करके इधर कहीं ले जाएगा, तो इसलिए वो चालाकी से लेफ्ट साइड में थोड़ा स्विम करता है कि तुम मुझे पुश भी करो तो यहाँ पहुँचने चाहूँगा। तो कितना एंगल से चला, 120 डिग्री ये फ्लो के साथ, तो इस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री, क्योंकि 90 है। हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आदमी जो है, इसको क्या लिखूं, जस्ट भी लिखता हूँ, भी पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है इसका, और एंगल तो दे दिया 120,
विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम कितना है, ये वाटर का जो है स्पीड WG, स्पीड ऑफ वाटर और रिवर विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो बताना है। तो देखिए ये यहां से यहां चलना था, एक इधर है, ये VWG है और ये V पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और तब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। ये इधर चलना चाहता है, ये इधर चल रहा है और पानी का इधर है, ये दोनों मिलके जो नेट स्पीड होगा वो होगा V पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस V वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर सिंपली ऐसे कहिए V पर्सन और V वाटर, जैसे इसके जगह शॉर्ट में। तो ये V का डायरेक्शन किधर है, इधर, इधर चल रहा है सीधा। तो डायग्राम में ही देखिए बताइए sin 30 कितना है, sin 30 ये परपेंडिकुलर कितना हो गया VW, और ये V पर्सन। आप बोलोगे sin 30 में जो है सो हमें डिस्टेंस लेना चाहिए, आप ये वेलोसिटी क्यों ले रहे हो। अब ले सकते हो, यहाँ पर हम t से मल्टीप्लाई कर दें कि मान लेते हैं t टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मैं पूरा स्विमिंग करके अदर साइड पहुँचने में उसे t टाइम लगा, तो ये पूरा का पूरा जो है ये कितना लग गया, इधर से कितना चल लिया VPG टाइम्स t, इसको जो भी नाम देना हो C, तो ये भी कितना हो गया VPG टाइम्स t, और ये यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये वाला CB, इतना दूर जो है सो WT। ये पानी इतना दूर इसको बहा के लाया, ये अपने से स्विम करके इतना दूर गया, तो डिस्टेंस हो गया। तो कोई मैटर नहीं करता, आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो या फिर जस्ट वेलोसिटी ले सकते हो वाटर का, और वो हमें नहीं पता है, पता करना है वाटर का, और पर्सन का पता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। sin 30 कितना होता है, हाफ, तो VW कितना होगा, हाफ टाइम्स हाफ 1.1/4 नीचे 1 नहीं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये जो है स्प्रिंग से रिलेटेड है, सीरीज में है स्प्रिंग। ए मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 कपल्ड स्प्रिंग्स, कपल्ड स्प्रिंग है, एक हुआ ये इन सीरीज। ये द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग आर K1 K2, यहां से कोई मास लटका दिया है m, इसका टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड कितना है, एक तो रहता है तो क्या करते m/k, ये दोनों का यदि हमें इफेक्टिव मिल जाए यहाँ पर आराम से निकाल लेंगे। तो सीरीज में इसका इफेक्टिव क्या होगा, सीरीज में इसका इफेक्टिव होगा रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में होता है, या कैपेसिटर का जो सीरीज में होता है, के को जो है सब कैपेसिटर के जैसा इक्विवेलेंट के केस में निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस की तरह। तो यहाँ पर के इफेक्टिव हो जाएगा K1 K2 by K1 plus K2, जो कैपेसिटर का निकालते हैं सीरीज में, वैसे ही यहाँ पर ये दोनों सीरीज में। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2π√m, के की जगह पर K1 K2 टाइम्स K1 प्लस K2, ऑप्शन नंबर 4। और यदि ये पैरेलल में होता है, पैरेलल में यदि रहता है इसके जगह पर, तो जो है टाइम पीरियड हो जाता है 2π√m/k, राइट। और k तब क्या हो जाता है यहाँ पर, इसका उल्टा सीरीज में, जैसे कैपेसिटर जो पैरेलल में होता है, कैपेसिटर जो है पैरेलल में ऐसे होता है, राइट, C1 प्लस C2, यहाँ पर K1 प्लस K2, तो k की जगह पर लिखते हैं K1 प्लस K2। कैसे होता है थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। इधर जो है कैपेसिटर लेंगे, दोनों को साथ साथ देखेंगे,
और इधर जो है सो स्प्रिंग लेंगे, ये स्प्रिंग है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए। तो इसमें और इसमें क्या दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, y कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट को, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये y1 ये y2, इसका k1 है, इसका k2। लेकिन फोर्स हर जगह सेम रहना चाहिए। यदि फोर्स हर जगह सेम नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जहां पर फोर्स कम है, ज्यादा है, वहां पर एक्सलेशन रह जाएगा। आप बोलोगे इसमें तो कोई मास ही नहीं है तो एक्सलेशन कैसा है? कुछ तो मास होगा, ऐसा थोड़ी कि इसमें जीरो ही है। इसके रेस्पेक्ट में जीरो है, बहुत कम है, लेकिन थोड़ा तो है। तो यदि हर जगह मास फोर्स सेम नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हर जगह फोर्स सेम रहना ही पड़ेगा। तो फोर्स कितना है इसमें? -k1 y1 या फिर -k2 y2। और इसको यदि हम रिप्लेस कर दें एक इक्विवेलेंट के से, इक्विवेलेंट स्प्रिंग से, तो सेम डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। अभी कितना डिस्प्लेसमेंट है? y1 + y2, उतना ही फोर्स हमें तब भी मिलना चाहिए। तो फोर्स सेम है, -k y1 + y2। अभी फोर्स कितना है? -k1 y1 या -k2 y2, ये दोनों ही सेम है। और जब इसको हम रिप्लेस करते हैं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट से, स्प्रिंग से, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वही है जो यहाँ पर है। यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट इसका प्लस इसका, दो को डिस्प्लेसमेंट है, राइट। -k y1 यहाँ से निकाल देते हैं, f/, प्लस हो गया k1 + f/k2, f चला गया, और फाइनली 1/k = 1/k1 + 1/k2। कैपेसिटर में देख लीजिए, कैपेसिटर जो है ये वोल्टेज लगा दिया, ये C1 है, ये C2 है। अभी क्या है, हर जगह सेम चार्ज आएगा, चार्ज हर जगह सेम रहेगा। तो यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? V1, वो कितना हुआ? Q/C1। यहां कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? Q/C2। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? V1 + V2 V। अब इसके जगह पर हम एक ठो रख देते हैं C, और वही वोल्टेज। यहाँ पर कितना ड्रॉप है? इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है उस पर वोल्टेज ड्रॉप V है, Q/C। और चार्ज भी वही आना चाहिए जो यहाँ पर चार्ज लिया। बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? Q, तब भी वही सप्लाई कर रहा है Q। यहाँ से V1 देख लेते हैं, Q/C1 + Q/C2, Q चला गया, 1/C = 1/C1 + 1/C2 सेम। तो यहां पर ऐसे निकाल सकते, ऐसे सीरीज में भी निकाल सकते हैं। अभी आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वैसे इक्विवेलेंट स्प्रिंग होता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two cars moving in opposite directions approaching each other। एक कार यहां है और एक कार यहां है। ये घोड़ा बन गया। एनीवे, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। स्पीड एक पहले वाला जो है सो 22 मीटर/सेकंड से चल रहा है, ये फर्स्ट कार है, और ये सेकंड कार है, और ये 16.5 मीटर/सेकंड से चल रहा है। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार, ये हॉर्न बजाता है, ये रहा हॉर्न, और उसका फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार, यहाँ पर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसका कितना सुनेगा। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन पहले बताए थे कि वेरियस केसेस में, जैसे सोर्स चल रहा है या सोर्स दूर जा रहा है या नज़दीक जा रहा है,
ऑब्जर्वर जो है सो दूर जा रहा है, नज़दीक जा रहा है, तो किस तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। यहाँ पर दो कॉम्बिनेशंस हैं, एक बार फिर लिख देते हैं इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस के लिए। सोर्स अप्रोचिंग, जस्ट सोर्स अप्रोचिंग है, तो फ्रीक्वेंसी जो है सो हो जाता है v माइनस वी एस। सोर्स रिसीडिंग, सोर्स दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v बाय v प्लस वी एस। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग, तो एफ प्राइम हो जाएगा, अप्रोच कर रहा है तो बढ़ जाएगा, और ऑब्जर्वर जो है सो रिसीड कर रहा है, तो एफ प्राइम जो है सो v माइनस वी प्राइम बाय v। इस केस में जब रिसीड करेगा तो घटेगा, ये घट रहा है, ये भी घट रहा है, अप्रोच करेगा तो बढ़ेगा, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये जो सुनेगा वो क्या सुनेगा, एफ प्राइम। पहले यहाँ ये जो ऑब्जर्वर है उसके पास तरफ आ रहा है ये सोर्स ये कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, सोर्स अप्रोच कर रहा है नंबर वन, और दूसरा ऑब्जर्वर वो भी अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर भी अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों को मिलाकर लिख देंगे, तो v माइनस वी एस लिखेंगे यहाँ, और यहाँ से v प्लस वी एस लिखेंगे। ये भी लिखना है तो लिख लीजिए, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो जाएगा, और बच गया f। यहाँ f टाइम्स से f नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये फॉर्मूला हो गया है इसका, ये कॉम्बिनेशन के लिए। और बताया कि a कितना होगा कुछ बताना है, तो v कितना है, स्पीड ऑफ साउंड, v जो है सो स्पीड ऑफ साउंड है, और वो कितना है 340 मीटर पर सेकेंड। v नोट कितना है 6 सेकेंड का ऑब्जर्वर का 16.5, ये 400 है। आप इसको कीजिए, $318, $400, ये 100, ये 157, 59, कितना हो गया 713 by 159, 959 टाइम्स 100, तो डिवाइड करके देख लीजिए, 713, 159, 64, 16 64, 640, उसमें 4 कम हो गया, ठीक है, 13 से 6 गया 7, 10 में से 3 गया तो 7, 700 हुआ, फिर 4 से 636, 4, 6 में से 3 गया 3, 16 38 से 16 ऑलमोस्ट 9 के करीब, 449 के करीब, 449 हर्ट्ज ये होना चाहिए। उसके करीब में ये 448 है, तो एग्जैक्ट निकालना ही पड़ेगा, तो 8 होगा एग्जैक्ट यहाँ से। अब एक 448 दिया है, 450 दिया है, इतना क्लोज दिया है तो हमें एग्जैक्ट करना पड़ रहा है। 8 9 72 7 और 15 120, 7 127, 7 6 13, 72, 28 40, ठीक है, इतना ही है। तो डेसिमल दिए 16 64, तो आया यहाँ पर 449 नहीं 448.4,
तो इसको हम 448 ही लिखेंगे, ये उसके करीब में है, राउंड नंबर करने पर 450 दूर में है, ये नहीं होगा, 448 लिखना सही ठीक है। 449 क्रॉस करता तब सोचते इसके बारे में, 350 के बारे में, ओए 350 है, मैं सोच रहा था 450, एनीवे 448, इतना कैलकुलेशन करना भी नहीं है, मैंने सोचा 450 है। तो ये हो गया आंसर इसका। ओके, तो एक बार समराइज कर देते हैं। यहाँ पर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही मोशन में है, तब जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ये ऑब्जर्वर सुनेगा, वो कितना सुनेगा, क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो V माइनस VS, यहाँ से अकेला ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। अब ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ आ रहा है तो वो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, और जब वो दोनों एक दूसरे से दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी घट जाता है। तो यहाँ पर ये नजदीक आ रहा है सोर्स तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ऐसे V माइनस VS लिखना पड़ेगा, और ऑब्जर्वर आ रहा है तो यहाँ V प्लस V नॉट लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी ऐड होता है वो न्यूमरेटर में और सोर्स का डिनोमिनेटर में होता है। इसका वैल्यू रख दिए और कैलकुलेट कर लिए तो 448 हट जाए, जो कि आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 31 to 40 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।